और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हमारे कार्यक्रम का, खास कार्यक्रम का, सेहतनामा का। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुपिंदर सिंह, जो कैंसर से जुड़ी समस्या और इसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रुपिंदर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि कैंसर की जो समस्या है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आखिरकार कैसे ये कैंसर बढ़ता जा रहा है और क्यों हो जाता है कैंसर। कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, जिसके लिए हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक ही कारण हो सकता है जी। बड़े सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। सबसे प्रमुख आज के टाइम में रहेगा आपका तंबाकू का सेवन, चाहे वो बीड़ी में हो, सिगरेट में हो, चाहे तंबाकू वैसे चबाना हो। इससे लोकल इरिटेशन और कार्सिनोजेनिक्स दोनों एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। शराब एक और कारण है जिससे कैंसर हो जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो रीजनल कैंसर होते हैं, जैसे आप बड़ा इंटरेस्टिंग कैंसर है जिसको हम कांगड़ी कैंसर कहते हैं। ये आप ऐसे लोग जो गर्म सर्दियों का मौसम है, आजकल पेट के पास एक अर्दन पॉट के अंदर कोयले डाल के एक कांगड़ी रखते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, वहां पे कैंसर हो जाता है। कभी कभी आपने चश्मा ही डाला हुआ जो आपका लगातार आपके नाक पे इरिटेट करता रहता है, उससे कोरोनिक इरिटेशन से कैंसर हो जाता है। कुछ हमारे पुराने कांटे छोटे मोटे मोल जैसे हैं, मोल के ऊपर इरिटेशन हो, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये तो है कुछ स्पेसिफिक रीजंस। इन जनरल विटामिन डी की डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, कुछ खान पान के अंदर हमारे जो तब्दीलियां आ गई हैं, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में चले गए हैं, ये सारे कारण हैं कैंसर के। जी जी। इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, चूंकि ओमिक्रॉन अभी जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट आया है, या जिन लोगों को कोरोना हो चुका है पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में, क्या उनको भी कैंसर के जो खतरा है वो बढ़ रहा है? क्या इसके बारे में भी कोई स्टडी हुई है? देखिए, ओमिक्रॉन के अंदर जो वेरिएशन आई है वो बेसिकली कोविड वायरस का जो एस प्रोटीन है उसके अंदर म्यूटेशन आई है, जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप से वो जल्दी फैल जाता है। जैसे हम कहते थे शुरू में कोरोना आया था, एक आदमी 2 या 3 को इन्फेक्ट करता था, फिर वो जैसे उसके अंदर वेरिएशन आई, एक आदमी 9 लोगों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट हो गया। अब ऐसी ओमिक्रॉन है जिसके अंदर अगर एक आदमी को है तो वो बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है वायरस। वायरस पहले से कमजोर हुई है इन टर्म्स ऑफ दी पैथोजेनेसिस, या जो नुकसान करता है शरीर को, लेकिन उसके फैलने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। खासतौर पे उनके अंदर सीरियस कोविड हो सकता है जिनको पहले नहीं हुआ या जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो इन दोनों रीजन से जो है ओमिक्रॉन जब एक बार बहुत फैलेगा इस तरह से, और अगर हम अंडर वैक्सीनेटेड कंट्री होंगे तो उसके परिणाम काफी खराब रहेंगे। जहां तक स्पेसिफिकली कैंसर के पेशेंट्स का सवाल है, अगर आपको कोविड हो जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बाधा आ जाती है। कीमोथेरेपी हो रही है तो उसमें रुकावट आ जाएगी। हमने ऑपरेशन करना है, पेशेंट जो है ऑलरेडी कोरोना से अगर पीड़ित हो गया तो उसका ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो सकता। तो स्टेज 1 और 2 के पेशेंट जो है उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप कुछ इलाज जिनका हो सकता है कैंसर के पेशेंट्स का, उनका इलाज लेट हो गया तो स्टेज 3 या 4 में चले जाएंगे और उससे फिर जान पे खतरा आ जाता है कैंसर की वजह से। डॉक्टर साहब, आपने कीमोथेरेपी की बात की है। यहाँ एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, कीमोथेरेपी अगर कैंसर पेशेंट लेते हैं तो क्या उनके बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? और कौन सी स्टेज में कैंसर कीमोथेरेपी जो है वो लेनी सही होती है? कीमोथेरेपी खाली स्टेज के हिसाब से नहीं, कैंसर की किस्म पे ज्यादा निर्भर करता है। स्टेज के साथ साथ तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो हम बिल्कुल कीमोथेरेपी पे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लड कैंसर हैं, बहुत सारे लिम्फ नोड के कैंसर्स होते हैं जिनको हम लिम्फोमास कहते हैं, जो काफी एडवांस स्टेज 4 के अंदर भी कीमोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें समझना है कि कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी का मतलब है कैंसर की दवाई। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने कीमो नहीं लेनी, लेकिन हमारा कैंसर ठीक कर दीजिए। लेकिन जैसे टीबी के पेशेंट को टीबी की दवाई दी जाएगी, कैंसर के मरीज को कैंसर की दवाई दी जाएगी। चाहे गोली है वो भी कीमोथेरेपी है, इंजेक्शन है वो भी कीमोथेरेपी है। और एक जो कॉमन धारणा होती है जिसको मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे,
कि आदमी ये सोचता है कि जैसे आम बीमारी के अंदर इंजेक्शन तेज है, आपको खांसी जुकाम है, गोली से नहीं ठीक हुआ, एंटीबायोटिक चाहिए, आपको स्ट्रांग चाहिए, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन में डाल देता है। लेकिन कैंसर में इससे बिल्कुल उल्टा है। कैंसर की गोलियों को बर्दाश्त करना अक्सर इंजेक्शन से ज्यादा मुश्किल होता है। दोनों ही कीमोथेरेपी है, ठीक है, लेकिन गोलियों को बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल होता है। इंजेक्शन जो होते हैं उसको बर्दाश्त करना ज्यादा आसान होता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल विपरीत है एक सादी बीमारी से। कितने टाइम तक कीमोथेरेपी ली जाती है? क्योंकि इसमें यह भी देखने को मिला है कि रेडिएशन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा दी जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से मान लीजिए जी, मान लीजिए कि अगर नेक में या गले में कैंसर हो गया है और उस दौरान गले पर दिया जाता है, वो कीमोथेरेपी दी जाती है, तो पूरा गला जो है वो स्किन जो है वो पूरी जल जाती है। जी, वो मैं समझ रहा हूँ। रेडियोथेरेपी के अंदर एक स्कैटर्ड इफेक्ट आता है, तो हमारा जितनी वक्त तरक्की हुई है उसमें रेडियोथेरेपी उतनी प्रिसाइज होती जा रही है। अगर हम जिस जमाने में कोबाल्ट से हम रेडिएशन करते थे, स्किन इतनी बुरी तरह से जलती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जो है हम स्किन की स्पेयरिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, किसी कैंसर के अंदर हमें स्किन कवर करनी है, किसी कैंसर के अंदर हम चाहते हैं कि स्किन बची रहे, तो हम स्किन को स्पेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये आज की टेक्नोलॉजी के अंदर ये क्षमता है कि हम ये कर सकें। जो नई मशीन है, हाई एंड लीनियर एनर्जी एक्सीलरेटर्स हैं, आजकल हम स्पेशल बीम्स यूज करते हैं उनके अंदर। ये जो सारी नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम साइड इफेक्ट्स को बहुत कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, स्किन पे चेंजेस आते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। वो आपकी स्किन की न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है जी। तो जैसे हमारे पुराने जमाने में था, स्किन केयर शायद जो हमारी ट्रेडिशनल स्किन केयर थी, ऑयल के साथ में केमिकल फ्री स्किन हम जब हमारी हुआ करती थी तो उसकी टॉलरेंस बेटर होती थी। आज भी मेरे पेशेंट्स ऐसे जिनमें रेकमेंड करते हैं यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल ऑयल्स जब आपको रेडिएशन लेनी है उससे पहले, तो आप देखेंगे स्किन के अंदर साइड इफेक्ट्स जो हैं काफी कम होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या अगर जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और निरंतर मात्रा में वो कर रहे हैं, क्या उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं? बिल्कुल जी। जो लोग बहुत अधिक तौर पे तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग के अंदर या टोबैको वैसे चू करते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है कैंसर का, स्पेशली माउथ कैंसर, आपकी फेफड़े के कैंसर, खाने की नली के कैंसर, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, लोकल कैंसर जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही शराब के साथ के अंदर है, जब कॉम्बिनेशन हो दोनों का तो और भी ज्यादा खराब है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो शराब पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हर एक आदमी की एक अपनी रेजिस्टेंस भी होती है और वो डिपेंड करता है कि बाकी फैक्टर्स कैसे हैं, उसका विटामिन डी कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका स्ट्रेस फैक्टर्स उसकी लाइफ में कैसे हैं, उसका इम्यून सर्वेलेंस सिस्टम कैसा है, क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स लगातार हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको खा जाता है और कैंसर को बनने या पलपने से रोक देता है। जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो वो सेल जो होते हैं बड़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए खाली एक फैक्टर नहीं है, ये सही है कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब तंबाकू और अल्कोहल का सेवन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कैंसर हुआ है, बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हुआ, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और क्या बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्से में अगर कैंसर हुआ तो क्या सभी के लक्षण जो हैं वो अलग अलग होंगे? मैं कैंसर के लक्षणों को दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक सिस्टमिक या जनरल लक्षण, जिसमें ये हो सकता है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं आप महसूस कर रहे हैं, आपको हल्का बुखार आ रहा है, खाने का दिल नहीं कर रहा है, आप अपनी सेहत को पहले जैसा महसूस नहीं करते हैं। कुछ कैंसर्स के अंदर बुखार आता है, लिम्फोमाज हैं, उसमें खास किस्म का बुखार, तीसरे चौथे दिन बुखार चढ़ता है आपको। तो ये तो हो गए जनरल सिम्टम्स जो कैंसर के साथ रहेंगे। आपका वेट लॉस हो जाएगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो जाएगा, और भूख सडनली पता नहीं कैसे कम हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ तो ठीक है, मुझे भूख ही नहीं लग रही आज। तो ये तो जनरल सिम्टम्स है कुछ कैंसर के। इसके अलावा जो लक्षण आएंगे वो सिस्टम स्पेसिफिक होंगे। अगर आपको फेफड़े का है तो खांसी होगी। अब खांसी वाला मरीज हमारे पास आता है, 3 हफ्ते के अंदर खांसी अगर उसकी ठीक नहीं होती तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसको टीबी है, उसको कैंसर है, कोई और बीमारी है। तो कोलन का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, उसमें कब्जी हो जाएगी। ऐसे जिस ऑर्गन का कैंसर है उसके अपने लक्षण आ जाएंगे। मसाने का कैंसर है तो पेशाब में खून आना शुरू
हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं कैंसर के, जो आम बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। जी। सवाल सिर्फ इतना है कि इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास टाइम पे जाना है। कभी कभी जैसे आप बड़ा हिंदुस्तान में देखा जाता है कि कब्जी हो गई है और 6 महीने साल से कायम चूरन लेके ही काम चल रहे हैं, बजाय इसको जानना कि उसकी वजह क्या है, मुझे क्यों हुई। तो इस दौरान के अंदर कैंसर फिर वो पहली स्टेज से लेके वो तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में पहुंच जाता है, पेशेंट लाइलाज हो जाता है। तो इसलिए कोई ऐसे आपके शरीर में विकार या प्रवृत्ति आती है, उसकी एक विशेषज्ञ से जांच होनी जरूरी है। डॉक्टर साहब, कौन सी स्टेज पर आकर कैंसर जो है रिस्की हो सकता है? एक स्टेज होती है जहां तक तो इलाज संभव है, लेकिन एक स्टेज आती है कैंसर की जहां पर इलाज जो है वो संभव नहीं हो पाता। कौन सी वो स्टेज है? देखो, मैंने पहले कहा ये कैंसर की किस्म पर भी निर्भर करेगा। कुछ कैंसर है स्टेज 4 में भी ठीक हो जाते हैं। जैसे हम ले लें वेल डिफरेंशिएटेड फॉलिकुलर कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये कैंसर है, ये स्टेज 4 में भी ठीक हो जाता है जी। कुछ लिम्फोमास है जो स्टेज 4 में ठीक हो जाते हैं, बट जनरली स्पीकिंग स्टेज 1 और 2 में कैंसर जो है वो ठीक हो जाता है। हेलो जी जी डॉक्टर साहब। तो जनरली स्पीकिंग स्टेज 1 और 2 में कैंसर जो है वो डेफिनेट रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, और कुछ कैंसर जो है स्टेज 4 में भी ठीक हो जाते हैं। जी। लेकिन अगर ब्लड कैंसर की बात करें, क्या ब्लड कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है और कितने लंबे समय तक उसका इलाज चलता है? ब्लड कैंसर के अंदर फिर वही किस्में हैं काफी सारी। ब्लड कैंसर टिपिकली अगर यंगर एज ग्रुप में आता है, जैसे 20 साल के आसपास, तो उसका ठीक होने का चांस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर वही कैंसर 50 साल में आता है तो उसका ठीक होने का जो है चांसेस कम हो जाते हैं। तो एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड कैंसर के लिए। ब्लड कैंसर के अंदर हम इलाज के लिए वेरियस फेजेस यूज करते हैं। कहीं पे कंसोलिडेशन फेज यूज करते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद, और फिर मेंटेनेंस फेज में डाल देते हैं पेशेंट को। तो जो पेशेंट जो है हमारे मेंटेनेंस फेज में चले जाते हैं, तो इलाज आप देखेंगे तो 6 महीने से 1 साल तक चल जाता है। कहीं कहीं पे हमें जो है उनका बोन मैरो जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। तो जो इलाज है वो उसके हिसाब से होता है कि बोन मैरो हमने ट्रांसप्लांट करना है, उसका ड्यूरेशन अलग रहेगी। सो ड्यूरेशन अलग रहती है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर की किस्म पे निर्भर करता है, बट अंदाजे से कुछ महीने से साल लग जाता है। जी जी। खाने पीने पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए कैंसर पेशेंट को? डॉक्टर साहब, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। खाने के लिए बड़ी सारी धारणाएं हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आपको मीठा बंद कर देना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट खाना आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हाई प्रोटीन। डॉक्टर साहब, समय की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, और चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।